सुरक्षा में हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर अभियान क्या हो, ये जानना इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि एक तरफ जहां चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्क हमारी सरहद पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक अदृश्य दुश्मन भी है साइबर सुरक्षा के मामले में, जिससे हिंदुस्तान लड़ने की कोशिश कर रहा है और इस जंग में भी जीतना सुनिश्चित करना होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए देश के कानून आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ आज तक पर लाइव जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रविशंकर प्रसाद जी आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, सुरक्षा पर आत्मनिर्भर प्लान हिंदुस्तान का क्या है? देश को कैसे आप सुरक्षित करेंगे कि हिंदुस्तान इस वक्त बेहद बेहतर स्थिति में है, किसी भी तरह की सरहद पर अगर तनाव वाली स्थिति पैदा होती है तो उसको आम लोगों को परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है। रविशंकर जी। देखिए, जहां तक आपने चीन के बारे में विस्तार से चर्चा की और आपकी चर्चा दिन भर से चल रही है, तो भारत की ओर से कूटनीतिक स्तर पर, भारत की ओर से सैन्य स्तर पर जो भी उचित रिस्पांस देना है, उचित उत्तर देना है, वो काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि सेना की ओर से बताया भी गया है कि हमारे सेना के कमांडर और चीन के सेना के कमांडर में चर्चा हो रही है। भारत शांति में विश्वास करता है, शांति के माध्यम से, सद्भाव के माध्यम से मामले को सुलझाना चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूंगा, जो आपने कहा है कि ये 2020 का भारत है, 1962 का भारत नहीं है। ये एक बहुत ही सक्षम, एक मजबूत सेना और एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बहुत ही समर्पित भारत है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन फिर कहूंगा, हम शांतिपूर्ण सद्भाव से अपनी बात सुलझाना चाहते हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। ये महत्वपूर्ण बातें रविशंकर प्रसाद जी आपने कही हैं, लेकिन अब मैं आ जाती हूं आपके मंत्रालय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों पर। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चुनौती हिंदुस्तान के सामने खड़ी हो रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी गोपनीय सूचनाएं दुश्मनों के हाथ ना लगे, इसके लिए क्या है हिंदुस्तान की तैयारी? इस दिशा में क्या काम किया गया है? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूं, ये सब चर्चा आपके साथ टीवी पर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। इतना मैं अवश्य कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी की दिशा में जो भी उचित कार्रवाई करने की कोशिश होती है, हम करते हैं और हम करते रहेंगे। हमारे विभाग में, गृह विभाग में, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, सुरक्षा के लेवल पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं और हम अपने पूरे सरकारी महकमे को, प्रदेश सरकारों को इस दिशा में बार बार लोगों को आगाह भी करते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से भारत दुनिया की एक बड़ी डिजिटल ताकत भी बना है। आपने देखा होगा किस तरह 137 करोड़ के भारत में हम लोगों ने 121 करोड़ मोबाइल फोन, 126 करोड़ आधार कार्ड और 37 करोड़ जनधन अकाउंट जोड़ करके लगभग 11 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं पिछले 5.5 वर्षों में, और 1,60,70 हजार करोड़ बचाए हैं जो बिचौलिए खा जाया करते थे। इस कोरोना की लड़ाई में जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज था, तो हम लोगों ने लगभग 53,000 करोड़ रुपए सीधा गरीबों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं जी। और डिजिटल इंडिया में काफी अच्छे काम कर रहे हैं, ई हॉस्पिटल, ई स्कॉलरशिप, बाकी सब डिजिटल लिटरेसी। तो भारत दुनिया में आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से एक मजबूत, सक्षम भारत बना है। लेकिन आपने सही कहा कि साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां कुछ स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी होती हैं और कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा भी होती हैं, और हमारा सिस्टम उस दिशा में उचित कार्रवाई करता है और करता रहेगा। और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी ओर से इस बारे में जानकारी भी दी जाती है लोगों को कि किस तरह के कदम आपके मंत्रालय की ओर से उठाए जा रहे हैं। जब मैं देख रही थी तो आगे बढ़ते हुए अब मैं आ जाती हूं मंत्री जी, आपकी ओर से कुछ दिन पहले ही कहा गया कि मोबाइल के क्षेत्र में हिंदुस्तान नंबर 2 है इस वक्त और आगे नंबर 1 बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए क्या तैयारियां अब तक की गई हैं? किस तरह से हम आत्मनिर्भर इस दिशा में होने का प्रयत्न कर रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। थोड़ा इसका बैकग्राउंड देना जरूरी है। हम जब 2014 में सत्ता में आए थे तो भारत का टोटल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन था 1,90,366 करोड़, और 18-19 तक का डेटा है, 19-20 का डेटा फाइनलाइज हो रहा है। 18-19 का डेटा हुआ 4,38,000 करोड़ रुपया टोटल प्रोडक्शन हुआ जी। और
इस बार 19-20 का डेटा पूरा होगा तो ये 5.5 लाख करोड़ का हो जाएगा, अनुमानित हो गया। तो लगभग दुनिया के प्रोडक्शन में इलेक्ट्रॉनिक्स पे 1.3% से 3% की प्रगति हमने की। मोबाइल के मामले में हमारी जब सरकार आई थी तो देश में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज मोबाइल और उसके कंपोनेंट के साथ देश में लगभग 250 से ऊपर फैक्ट्री हैं, और जहां आपका स्टूडियो है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 97 फैक्ट्रियां आ चुकी हैं। तो हमने क्या काम किया है, 50,000 करोड़ का पैकेज दिया है, 40,000 करोड़ उत्पादन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, बाकी क्लस्टर स्कीम, और जो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कंपोनेंट बनाएंगे कि हम चाहते हैं कि सिर्फ दुल्हा ही नहीं आए, उसकी पूरी बारात भी आए, तो फैक्ट्री आए तो उसकी पूरी एंसिलरी कंपनी भी आए। और हम चौथे या 5वें नंबर पर थे जब हमारी सरकार आई थी 14 में मोबाइल बनाने में। आज भारत दुनिया का नंबर 2 हो गया है। 18,000 करोड़ रुपए का मोबाइल बनता था जब हम सत्ता में आए थे, आज हम ले गए हैं 1,75,000 करोड़ पर। बिल्कुल। और अब हम दुनिया के सेकंड हैं, तो हमारी एम्बिशन है कि हम दुनिया के नंबर 1 बने। इसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। और सिर्फ एक चीज बता दूं, इस इंसेंटिव के माध्यम से हम आरंभिक अवस्था में दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल कंपनियों को आएंगे कि आप भारत में आओ, उनको हम कहेंगे ग्लोबल चैंपियन, और भारत की 5 मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को कहेंगे नेशनल चैंपियन, तुम भी आगे आओ, दुनिया के स्तर पर कॉम्पीट करो। तो आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा भारत है जो अपनी प्रतिभा बढ़ाएगा, अपनी क्षमता बढ़ाएगा और दुनिया की ग्लोबल व्यवस्था का एक पार्ट बनेगा। ये हमारी सोच है। ये बेहद महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है, और रविशंकर प्रसाद जी जो बातें आपने कही उससे हिंदुस्तान के इतने बड़े मुल्क की उम्मीदें और ज्यादा परवान चढ़ने लगती हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है। और इस दिशा में जब हिंदुस्तान अपने कदम आगे बढ़ाता है तो यकीनन दूसरे मुल्कों में भी एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। लेकिन आपने कहा कि सिर्फ दूल्हा ही नहीं, बारात भी हमारे देश में आए, इस तरह की भी पूरी तैयारी है। तो किन किन लोगों से, किन किन मुल्कों से, क्योंकि कोरोना काल के बाद भी एक अलग तरह की व्यवस्था दुनिया भर में देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान एक न सिर्फ बड़े बाजार के तौर पर बल्कि यहां पर भी, जैसा कि आपने कहा कि बारातियों को यानी कि बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने की कोशिश की जाएगी। तो इस दिशा में अब तक किन किन लोगों से, किन किन कंपनियों से बातचीत हुई है, क्या उसके बारे में आप जानकारी देंगे? पहले एक बात आप जान लीजिए कि कोरोना के बाद की दुनिया कोरोना के पहले की दुनिया नहीं रहने वाली। बिल्कुल। दुनिया में बहुत कुछ बदलेगा, सोच में, व्यापार के तरीके में, उद्योग के तरीके में, मीडिया के भी सोच में, राजनीति में, लोकनीति में, जलवायु में, आपके क्लाइमेट चेंज में, तो इस सब में दुनिया बदलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में भारत में हमारे प्रधानमंत्री ने जिस हिम्मत और साहस के साथ देश को जोड़ा और पूरा दुनिया को एक नया संदेश दिया, और तमाम लॉकडाउन की परेशानियों के साथ भारत जिस एक नए संकल्प से उभरा है, तो हम ऐसा मानते हैं त्रिपाठी जी कि ये भारत का अवसर है। कोरोना हमें जहां एक चुनौती भी दे रहा है तो एक अवसर भी दे रहा है। बिल्कुल। और हमें पूरा विश्वास है कि दुनिया भारत की ओर देखेगी। इस भारत में फायदे क्या है, आपने एक बात कही, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर आप सिर्फ डिजिटल क्षेत्र में देखें, मैंने मोबाइल की बात की, फेसबुक और व्हाट्सएप का सबसे बड़ा व्यापार बिहार में है, हिंदुस्तान में, क्षमा करिए। ट्विटर का सेकंड व्यापार हिंदुस्तान में है। आपके बाकी जो पूरे, चाहे वो सोशल मीडिया कंपनी हो चाहे बाकी हो, वो भारत की ओर बहुत उत्साह भरी निगाहों से देखती हैं। भारत में 50,000 से अधिक स्टार्टअप हो गए हैं। और कभी नहीं भूलिए चित्रा आप कि ये स्टार्टअप आंदोलन मोदी जी की अगुवाई में हम लोगों ने 2015 में शुरू किया था। बिल्कुल। और आज मात्र 5 वर्षों में भारत का स्टार्टअप मूवमेंट दुनिया का सेकंड हो गया है। और लगभग 31 कंपनियां यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न मतलब उस नौजवान के स्टार्टअप का टर्नओवर है, रेवेन्यू है $1 बिलियन, 7,000 करोड़। तो ऐसे नौजवान जब ये बड़े बड़े सपने देख रहे हैं तो दुनिया भी देखती है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने बात की कि भारत में टैलेंट है, नौजवान है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी प्रतिभा है। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां आएंगी। अब किसी का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं होगा, हम लोग की बातचीत चल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूं, जो मैंने प्रेस करके इसको अनाउंस किया तो मेरे प्रेस को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी छापा, दुनिया के बाकी
टेलीविजन चैनल ने मुझसे बातचीत की। जी। पूरी दुनिया में एक उत्साह है और ये उत्साह हमारे काम के कारण है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई के कारण है और भारत में असीम संभावनाओं के कारण भी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसी वजह से आप थिंक इलेक्ट्रॉनिक थिंक इंडिया की भी बात करते हैं, बाकायदा हैशटैग देते हुए। अब आगे बढ़ते हुए, चूंकि बातचीत के जरिए आपने बिहार शब्द का यानी कि अपने राज्य का भी जिक्र कर ही दिया है, बिहार में चुनाव भी होने हैं, उस पर एक सवाल मेरे जहन में आ गया। लेकिन उसके पहले वर्चुअल रैली भी आप करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, यानी कि मोबाइल के जरिए, डिजिटल इंडिया के जरिए अब बीजेपी अपने पूरे पैर पसार रही है ताकि लोगों को खुद से जोड़ा जा सके। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊंगा, यही तो है डिजिटल इंडिया। अब आपको मैं एक बात बता दूं चित्रा, मुझे आप कृपया करके अनुमति दीजिए कि लॉकडाउन में रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद था, सड़क बंद थी, लेकिन मेरे सारे विभाग काम कर रहे थे। मेरा मोबाइल विभाग, संचार विभाग, कम्युनिकेशन विभाग, फिर आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर आईटी, फिर वर्क फ्रॉम होम, फिर हमारा पोस्टल विभाग जिसने 1500 करोड़ रुपया गरीबों के उनके गांव-गांव पहुंचाया जहां बैंक और एटीएम नहीं है। तो आज डिजिटल माध्यम से हम चर्चा करते हैं। मुझे पटना अपने क्षेत्र में जाना था, बरसात आ रही, मुझे नालों की सफाई की समीक्षा करना था। फिर अपेक्षा हुई कि अभी मंत्री दिल्ली में ही रहें क्योंकि कोरोना की लड़ाई को भी देखना है, मीटिंगें होती हैं। तो मैंने वर्चुअल तरीके से, सारे पदाधिकारी बैठे हुए थे और हमारे विधायक बैठे हुए थे और हमने बाकायदे इसकी समीक्षा की, सब कुछ देखा क्या हो रहा है। ये जो दुनिया बन रही है जिसमें डिजिटल एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम, ये एक नई दुनिया है जी। और मुझे इस बात को बड़ा आश्चर्य होता है कि अभी कुछ दिनों पहले अधिवक्ता परिषद के माध्यम से उन्होंने देश के वकीलों को संबोधित किया था। मैंने कहा कितने लोगों ने मेरा भाषण सुना? आपको जानकर आश्चर्य होगा चित्रा, 22,000 लोग मेरा भाषण सुन रहे थे। तो ये दुनिया एक अजीब दुनिया बन रही है जो हमें समझना चाहिए। मैंने अपने CDOT है हमारा संचार विभाग में एक संस्था, हमने कहा कि मैं तुमको 1 महीना समय देता हूं, एक अच्छा भारत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी बनाओ। और मुझे विश्वास नहीं, उन्होंने बना दिया और मैंने देश के सारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल से 40 स्थान पर उससे बात किया। हमने कहा कि और नौजवानों इसमें आगे आओ, तो हम 2000 लोगों ने अप्लाई किया। हमने 12 टॉप को सिलेक्ट किया है। हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारत के नए नए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट ले आएंगे। तो जब ये भारत की क्षमता बन रही है तो हम पॉलिटिकल रैली वर्चुअल क्यों नहीं करें? कल माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिहार में वर्चुअल रैली कर रहे हैं, हम लोग भी रहेंगे। हमारी कोशिश है कि लगभग 1 लाख उनका भाषण सुने। संगठन से मुझे भी निर्देश हुआ है, मुझे कई जगह भाषण देना है। अब हिमाचल होगा, कहीं और होगा, मैं भी जाऊंगा। तो ये भी देश के लोकतंत्र में एक नई कहानी हो रही है जी। और अगर आप मुझे अनुमति दें तो थोड़ा मैं हंसते हुए एक बात कहूं, अभी तक चित्रा जी रविशंकर प्रसाद से भारतवर्ष में कहीं भी बात करती थी। आप दिल्ली में हैं और मैं कहीं भी दौरे पर हूं तो आज तक मुझे पकड़ कर बैठा लिया करता था। तो आप अगर वर्चुअल बातचीत कर सकती हैं और ठीक काम करती हैं तो अब राजनीति भी वर्चुअल होगी, चर्चा भी वर्चुअल होगी। ये भी कोरोना का एक अच्छा असर है जो देखने में आ रहा है। और बड़े बड़े नेता जब इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हों तो यकीनन कार्यकर्ताओं में भी वो पूरा मैसेज जा चुका होगा। आपके गृह राज्य में इस साल चुनाव भी होने हैं, तो कुल मिलाकर क्या माना जाए कि वर्चुअल इलेक्शन इस बार होगा बिहार का? देखिए, बिहार का इलेक्शन कैसा होगा ये तो तय करेंगे चुनाव आयोग, वो तो उनका निर्णय है। लेकिन मैं आपको कल का अनुभव बताऊं, कल मैंने अपने चुनाव क्षेत्र पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के एक पटना साहिब विधानसभा है, पटना सिटी, जहां गुरुद्वारा है, आपने तो बाढ़ में पटना को कवर किया था जी। तो उसमें हमारे लगभग 1,500 कार्यकर्ता उनसे चर्चा कर रहे थे। और चित्रा, मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए भी सुखद अनुभव है कि शहर सिखाए कोतवाल, तो हमारे साधारण कार्यकर्ता भी अब वर्चुअल बातचीत में कितने दक्ष हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं बैठक में उनसे बात कर रहा हूं। और देखिए, ये सिर्फ 2 महीना लगा है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के 2 महीने के अनुभव के आलोक में टेक्नोलॉजी का जिस तरह उपयोग करते हैं, हर के हाथ में आज स्मार्टफोन है या लैपटॉप है, तो मुझे लगता है कि देश में राजनीतिक संवाद, राजनीतिक चर्चा और राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक नए तरीके से होगा,
ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चलिए, इसी विश्वास के साथ बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी आज तक के साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही कि जो बात आपने कही है कि बीच का रास्ता एक तरफ चीन के साथ हमारा निकल जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना काल के बाद जो एक अलग तरह की दुनिया सामने आएगी, उसमें हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी चुनौतियों के बीच में अपॉर्चुनिटी होगी और हिंदुस्तान उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुत शुक्रिया आज तक में हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।